नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव जोशी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल स्वास्थ्य अमृत में। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, आम वात वर्सेस संधिवात, जिसको हम एलोपैथिक भाषा में आम वात को हम कहते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस और संधिवात को हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो जॉइंट पेन आजकल इतना कॉमन हो चुका है कि क्लिनिक में हर दूसरा पेशेंट किसी ना किसी पेन से रिलेटेड डिसऑर्डर से हमारे पास आता है। इससे भी बड़ी दिक्कत क्या है कि 90% से ज़्यादा लोगों को खुद की उनको जो बीमारी हो रखी है उसके बारे में सही जानकारी नहीं है। अब सही जानकारी नहीं है, सही डायग्नोस नहीं हुआ, तो उसके साथ उसकी जो दवाइयाँ चल रही हैं वो गलत हो जाती हैं, उसका जो आहार विहार है वो गलत हो जाता है और पूरी चिकित्सा वो मतलब एक तरीके से गलत हो जाती है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कैसे आप दोनों बीमारियों में अलग अलग अपने आप को डिफ्रेंशिएट और डायग्नोस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दोनों बीमारियां क्यों कॉमन होती हैं, मतलब इसमें कन्फ्यूज़न क्यों होता है और कैसे लोग इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। देखिए, दोनों डिजीज़ में जॉइंट्स पेन कॉमन है, ठीक है। वेयर एंड टेयर को लोग अर्थराइटिस बोल देते हैं। दोनों डिजीज़ में स्टिफनेस जॉइंट्स में बॉडी में कॉमन हो जाती है। तो आज हम अच्छे से इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, हर किसी बीमारी का डिसऑर्डर, उसके सिम्टम्स, उनके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं सबसे पहले रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी कि आम वात की। तो आम वात क्या होता है, कैसे होता है? तो आम वात में दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, आम और वात। आम का मतलब है अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स, मतलब बॉडी में जो खाना पचा नहीं, जो आहार विहार हमने करा गलत और उसकी वजह से कुछ बॉडी में टॉक्सिन्स बने और वो बॉडी की ब्लड स्ट्रीम में जाके जमा होने लगते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, ऐसी चीज़ें कॉमन होने लगती हैं। इसी को आयुर्वेद में आम वात बताया गया है। तो अब बात करें आम वात के क्लियर लक्षणों की, तो इसमें क्या होगा कि जॉइंट्स में स्वेलिंग रहेगी, हीट रहेगी। सबसे बड़ा फैक्टर है आम वात और संधिवात को डिफरेंशिएट करने के लिए कि जिस पेशेंट को आम वात से अगर वो पीड़ित है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस से अगर वो पीड़ित है, तो उसके जो जॉइंट्स हैं उसको फीवर रहेगा हर टाइम, उसको एक तरीके से गर्म कहेंगे, उनके जो जॉइंट्स रहेंगे वो गर्म रहेंगे, स्वेलिंग रहेगी, इन्फ्लामेशन, जलन होगी उसको, पेशेंट को स्टिफनेस रहेगी पूरी बॉडी में और उसको थकान, हल्का बुखार, ऐसी समस्या हो सकती है। इन पेशेंट्स को ज़्यादातर गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, इनकी पाचाग्नि जो होती है, जिसको हम आयुर्वेद में जठराग्नि कहा जाता है, वो बहुत कमज़ोर होने लगती है। उनका जो खाना वो खा रहे हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। उसी की वजह से जो बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अब आम है वो, आम क्या होगा कि वात का आपने पता है, वात अपने साथ एक तरीके से ब्लड की तरह वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो वात क्या करता है कि उस जो अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स जो बॉडी में बने, उनको अपने साथ लेके जाता है ब्लड स्ट्रीम में और अलग अलग बॉडी के अलग अलग जॉइंट्स में वो उनको डिपॉजिट करने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, जलन होएगी, ऐसी दिक्कतें उनको सामना करना पड़ता है। यही आम बात जब थोड़ा एडवांस लेवल पे चला जाता है तो उनके पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां टेढ़ी होने लगेंगी और इर्रेगुलर उनका शेप हो जाएगा। उनको हमेशा फीवरिश वो महसूस करेंगे, उनको ऐसा लगेगा मुझे हमेशा बुखार आ रहा है। ये चीज़ों से वो ज़्यादातर पीड़ित रहते हैं। अब बात करें आम वात के रूट कॉजेज़ की कि ये होता क्यों है। तो इसमें सबसे पहले हमारा आहार विहार बहुत मैटर करता है दोस्तों। हम जो खा रहे हैं, हम कुछ गलत अपने लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस कर देते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए, हमारे शरीर के हिसाब से जो चीज़ें नहीं बनी हुई हैं। जैसे हम दूध दही एक साथ ले लें, दूध नमक एक साथ ले लें, फ्रूट्स एक साथ ले लें दूध के साथ, या हम गुरु आहार यानी कि हैवी और जंक फूड्स, ग्रीसी फूड, ज़्यादा चिकने पदार्थ, तले भुनी चीज़ें, ये चीज़ें हम ज़्यादा सेवन करते हैं, या हमें रात को लेट खाने की आदत है, या हमारी खाने की कोई टाइमिंग नहीं है, हमें कभी भी हम खा सक रहे हैं, कभी भी हम खाते नहीं हैं। ऐसा नहीं चल सकता है इसमें दोस्तों।
पेशेंट की जो अग्नि है वो मंदाग्नि, पुअर इंडाइजेशन है उसका, ठीक है। खाने के तुरंत बाद कोई बंदा वर्कआउट करने चले जा रहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आजकल हम देखते हैं कि हर किसी बंदे को अपनी लाइफस्टाइल, अपना बॉडी बिल्ड को अपने सुधारने के लिए बंदा जिम जाता है, बट क्या होता है कि वो लोग ऐसे इम्प्रॉपर तरीके से वो एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे किसी ने खाना खाया और उसके बाद तुरंत जिम चला गया। तो ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए दोस्तों। ये याद रखिए कि स्ट्रेस और अपनी लाइफस्टाइल, इन दोनों से मिलके ही आर्म का फॉर्मेशन बॉडी में होने लगता है। अब हम बात करें कि कुछ मॉडर्न टेस्ट जो आजकल ब्लड टेस्ट होते हैं, जिससे हम आर ए फैक्टर के बारे में, सॉरी, आम बात के बारे में हम पता लगा सकते हैं। वो होता है एक आर ए फैक्टर। अगर आर ए फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है, एंटी सी सी पी ये पॉजिटिव आ रहा है, ई एस आर अगर बंदे का हाई है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जिसे बोला गया है, अगर ये हाई है तो वो पीड़ित हो सकता है उससे। उसका सी आर पी हाई है तो ये भी एक कारण हो सकता है उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे संधिवात के बारे में। तो संधिवात यानी कि संधियाँ बोला गया है जॉइंट्स को, और वात यानी कि वहाँ पे भी वायु का एक्यूमुलेशन होना। तो इसको मॉडर्न में कहा जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये क्या होता है। तो ये एक वेयर एंड टेयर कंडीशन है दोस्तों। इसमें जब बॉडी का वेट बढ़ने लगता है, बॉडी मतलब पेशेंट की एज बढ़ती है, तो जॉइंट्स में पेन होना शुरू होता है और सूजन आने लगती है, लेकिन इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होती है। कि किसी पेशेंट को पुरानी इंजरी हो या कार्टिलेज डैमेज हो उसका किसी टाइम में, पुराने दर्द जो बोलते हैं ना, पुराने दर्द थे और पुरानी चोट लगी थी उसका दर्द अब हो रहा है, तो वो एक बार के लिए हम उसको बोल सकते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की रेंज में आ सकता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस और आम बात में एक और फैक्टर है जो इन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में कोई भी आम का प्रोडक्शन नहीं होता है, यानी कि आम बॉडी में उस समय नहीं बनता है ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली कंडीशन में। जॉइंट का ल्यूब्रिकेशन और कार्टिलेज धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जो बोलते हैं ना कि घुटनों के बीच का ग्रीस कम हो गया है या जॉइंट्स के बीच का ग्रीस कम हो गया है, तो वही चीज़ है कि वो एज बढ़ने के साथ साथ या हमारे आहार विहार से वो चीज़ें क्या होती है, वो ल्यूब्रिकेंट जो होता है वो कम होने लगता है और बॉडी के जॉइंट्स आपस में टकराने लगते हैं, जिससे स्वेलिंग और दर्द बॉडी में बढ़ने लगता है। अब हम बात करते हैं संधिवात के कुछ क्लियर लक्षण के बारे में। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि पहली बात तो इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होती है, इसमें कोई लालपन जॉइंट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, बट सूजन रहेगी, पेन ठंड में ज़्यादा बढ़ता है और चलते वक्त पेन ज़्यादा होता है। आराम अगर आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। स्टिफनेस जो रहती है वो मॉर्निंग में उठते टाइम आपको 5 से 10 मिनट की रह सकती है, उसके बाद वो जब बॉडी हीटअप हो जाती है, आप थोड़ा चलेंगे फिरेंगे घूमेंगे तो वो अपने आप सबसाइड होने लगता है। मोस्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली कंडीशन बॉडी के कुछ ही पार्ट्स में देखने को मिलती है, जैसे कि घुटने, गर्दन, ऐसे जॉइंट्स होंगे। अब बात करें कुछ संधिवात के कॉजेज़ के बारे में कि ये कैसे हो सकता है और क्यों होता है लोगों को। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है एजिंग फैक्टर। एज बढ़ने के साथ साथ ये दिक्कतें होनी शुरू होती हैं। वैसे भी मोस्टली आपने देखा है कि एज जैसे भी बंदे की बढ़ती है तो कुछ ना कुछ उसको दिक्कतें शुरू होने लगती हैं शरीर में। तो एजिंग इसमें बहुत बड़ा फैक्टर रोल करता है, मैटर करता है। बॉडी का वेट, अगर ओवरवेट है, ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब है उसकी, अगर उसका पोस्चर बिगड़ रखा है, वो आजकल क्या है कि लोगों का आप देख रहे हैं वर्क फ्रॉम होम वाला ज़्यादातर काम हो गया, तो कंटिन्यू प्रोलॉन्ग सिटिंग वाला काम है, उसमें वो आड़े टेढ़े या मतलब गलत तरीके से बैठने की वजह से ये दिक्कतें हो सकती हैं। पेशेंट की ओल्ड इंजरीज़ हो सकती हैं, कोई ओल्ड इंजरी, उसको कहीं चोट पटक लगी है, उसका दर्द बढ़ के वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हो जाता है, या फिर फैमिली में किसी को पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस रहा हो तो ये एक तरीके से हेरिडिटरी भी चलता है। और दूसरा सबसे मेन बात कि बॉडी का जो ल्यूब्रिकेंट है, जो साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं जिसको, वो चीज़ जब कम होने लगती है तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत शुरू होती है। तो संधिवात के लिए आप सिर्फ एक कॉमन एक्सरे अगर कराना चाहें तो एक्सरे ही आपको बता देगा, जैसे जॉइंट्स में गैप आने लगेगा, जॉइंट्स गैप आएगा और दूसरा जो फ्लूइड है वो कम होने की वजह से आपकी जो बोन्स हैं जो अलग अलग हैं वो आपस में मिलने लगेंगी,
तो ऐसी दिक्कतें आप देख सकते हैं एक्सरे में। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम दोनों के ट्रीटमेंट्स के बारे में, आम वात का, संधिवात का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आम वात के ट्रीटमेंट के बारे में। तो जैसा कि आपको मैंने अभी पहले बताया था कि आम वात में आम यानी कि टॉक्सिन्स जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब आप ये तो कोई भी, आप कॉमन लोग भी बोल सकता है, कोई भी बंदा बता सकता है कि आम अगर बॉडी में बन रहा है या टॉक्सिन्स बन रहे हैं तो आपको उनको निकालना ही पड़ेगा। तो इसमें प्रोसीजर क्या होता है, हमारे इसमें बताया गया है कि बॉडी का दीपन पाचन, दीपन यानी कि उसकी जो जठराग्नि है, जो मैंने बताया डाइजेस्टिव फायर जो है जठराग्नि, वो जो मतलब कम हो जाती है, उसको हम बढ़ाने का काम करते हैं, और जो उसके टॉक्सिन्स हैं उनको हम पचा के बाहर निकालने का काम करते हैं। तो मेनली इसी कॉन्सेप्ट में उसकी चिकित्सा चलती है। तो आम पाचन के लिए दोस्तों हम पेशेंट को मोस्टली त्रिकटु, पंचसकार, हिंगवाष्टक या गुडुची ऐसी मेडिसिन्स का योग बना के उनको हम देते हैं। फिर हम उनका अग्निदीपन करते हैं। ध्यान रखिएगा, आम बात में रूख स्वेदन का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा हुआ है कि ड्राई स्वेदन जिसे हम कहते हैं, ड्राई स्टीम, इसमें क्या होता है कि पोटली मसाजेस होती हैं। तो हम पेशेंट्स को जब ये देते हैं तो इसमें सूजन और जो पेन जो होता है वो तुरंत आराम आने लगता है। पेशेंट को हम विरेचन कराते हैं। विरेचन एक प्रोसेस होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हमारी लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन ये पूरी तरह क्लीन अप हो जाती हैं। तो एक तरीके से जो टॉक्सिन्स बॉडी में बन रहे हैं उनको हम निकाला जाता है एनल रूट्स, मतलब उसका पेट चलवाया जाता है। फिर हम इनको एक हमारे उसमें बस्ती ट्रीटमेंट होता है। बस्ती में क्या होता है कि एनल रूट से कुछ मेडिकेटेड मेडिसिन जो होती हैं वो अंदर डाली जाती हैं, जो बॉडी को बल भी देंगी, उनका वात जो बॉडी में बढ़ रखा है, जो टॉक्सिन्स बॉडी में बन रखे हैं उनका शमन भी करेगी। शमन यानी कि उनको कम करेगी बॉडी में। और दोस्तों इनकी जो डाइट होगी वो हल्का आहार, हल्का सुपाच्य आहार, गरम, ठीक है, और जो ज़्यादा तला भुना ना हो, खट्टी चीज़ें, ऐसी चीज़ों का सेवन उनको नहीं करने के लिए बोलते हैं। और ये तो थी आहार की बात कि उनको खट्टी चीज़ें, दही, रायता, लस्सी, ये चीज़ें नहीं देनी है, ठीक है, आप सुपाच्य आहार लें, ये तो उनके आहार की बात है। लेकिन उनके लाइफस्टाइल में आपने चेंज क्या करना है, उनको दिन में सोना नहीं है, रात में सोएं, प्रॉपर टाइमिंग में सोएं। अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए उनको जो भी उनसे पॉसिबल हो सकता है वो चीज़ वो करेंगे। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, ये चीज़ कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स और बाहर के जो ये पेय पदार्थ जो रहते हैं, पैक्ड फूड्स, इन पे वो ज़्यादा आश्रित ना रहें, यानी कि इस पे डिपेंडेंट ना रहेगा। अब अगर बात करें संधिवात के ट्रीटमेंट की, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले स्नेहन बोला गया है। स्नेहन यानी कि ओलिएशन थेरेपी। ओलिएशन यानी कि जो, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ल्यूब्रिकेंट कम हो जाता है, तो हमें क्या करना है, वही चिकनाई बढ़ाने के लिए बॉडी के जॉइंट्सों में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ मेडिकेटेड ऑयल से उनका मसाज बाहरी तौर पे भी करते हैं, और अंदर के लिए उनको घी पिलाएंगे या अलग अलग मेडिसिन जो घी मिला हुआ हो जिनमें, ऐसी चीज़ें उनको दी जाती हैं। तो इसी प्रोसेस को हम स्नेहन कहते हैं। फिर स्नेहन करने के बाद हम पेशेंट को स्वेदन के लिए बोलते हैं। स्वेदन होता है हॉट फर्मेंटेशन, जिसमें स्टीम्स दी जाती हैं बॉडी में, जिससे कि उसके स्वेटिंग पोर्स खुलेंगे, और स्वेटिंग पोर्स के थ्रू उसका जो टॉक्सिन्स बॉडी में जमा है, जो उस पोर्शन में जमा है जहाँ पे जैसे घुटने में उसके दर्द है, वहाँ से वो टॉक्सिन्स निकलेंगे। फिर हम इनको जानू बस्ती, कटी बस्ती, ऐसी कुछ बस्तियाँ होती हैं जो क्या करते हैं कि उसी स्पेसिफिक पोजीशन में, उसी पोर्शन में हम एक आटे की वो लोई लगा के वहाँ पे कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स जैसे महानारायण तेल, लघु विषकर्प तेल, ऐसे कुछ ऑयल्स रहते हैं, उनको वहाँ पे पोर किया जाता है, उनकी हीट ताकि उस पोर्शन में पड़े और प्रॉपरली उनको आराम मिले। तो ये चीज़ हम बाहरी तौर पे हम पेशेंट को करने के लिए बोलते हैं। फिर उनकी जो मेडिसिन चलेंगी उसमें गुग्गुल अवश्य हो, शल्लक्की हो, निर्गुंडी हो, ऐसी मेडिसिन के योग बना के हम उनको देते हैं, अश्वगंधा। और दोस्तों आपको ये तो पता ही है कि बॉडी का वेट जब बढ़ता है तो दो ही जगह पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है मोस्टली, एक होता है लोअर बैक और एक होता है घुटनों में। तो हमें ध्यान देना है, जो पेशेंट है उसको हम वेट रिड्यूसिंग मेडिसिन चलाएं या उनको वेट रिड्यूस करने के लिए बोलें,
ऐसी चीज़ें। मसल स्ट्रेंथ के लिए उनको कुछ एक्सरसाइजेस बता सकते हैं आप लोग, उनकी फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। अब उनकी डाइट में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, जैसे उनको पीने के लिए वार्म सूप्स दें, ठीक है, यानी कि गरम गरम सूप। ठंड में ज़्यादा होता है ना ये पेन, तो आप सूप वगैरह उनको दे सकते हैं। जो यहाँ पे भी वही है कि उनको खान पान में हल्का सुपाच्य आहार दें, उनको घी पिलाएं। घी वो सब्जी में, चाहे दाल में, चाहे रोटी में, कैसे भी लें। नॉनवेज वो ले सकते हैं, मेथी का यूज़ वो कर सकते हैं, तिल वो यूज़ कर सकते हैं। तो बात करें दोस्तों कंक्लूज़न की, तो दोनों बीमारियां आपने सुनी, आपने इनके सिम्टम्स देखे, आपने इनके कॉजेज़ देखे, आपने इनका ट्रीटमेंट देखा। तो अब आप वैसे तो डिफरेंस कर सकते हैं। आपको ये देखा ही आपने कि दोनों का इलाज अलग है। दोनों जैसे आम बात है उसमें अपना टॉक्सिन्स बॉडी में बनने लगते हैं और बाद के साथ वो कंक्लूड होकर अलग अलग जगह पे डिपॉजिट होने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। और जो संधिवात है वो वियर एंड टियर कंडीशन है, उसमें जॉइंट्स पेन और ऐसी चीज़ें कॉमन रहती हैं। तो दोनों की चिकित्साएं अलग हैं, दोनों का ट्रीटमेंट अलग है, दोनों की मेडिसिन अलग चलती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानना बहुत ज़रूरी था कि किसी भी पेशेंट को आप अगर उसको सजेस्ट कर रहे हैं तो उसको ये ज़रूर बताएं कि आप अपने नज़दीकी किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से या एलोपैथिक डॉक्टर से ज़रूर पहले कंसल्ट कर लें मेडिसिन के लिए। क्योंकि क्या होता है कि पेशेंट बिना जाने, बिना किसी से पूछे कुछ मेडिसिन ले लेता है, वो उसको क्या एडवर्स इफेक्ट दिखाने लगती हैं। तो दोस्तों, मैं तो आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आप अगर इस बारे में कुछ और जानकारी लेना चाहें तो अपने नज़दीकी वैद्य से जाके संपर्क करें। और आप अगर हमसे कुछ इस बारे में अलग वीडियो बनवाना चाहें या हमसे और जानकारी लेना चाहें तो आप हमसे कमेंट में बात कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।